हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जो कि इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की इस फर्स्ट वीडियो में आज हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स के 80% चैप्टर्स हम कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हमें यह पता होना चाहिए कि ये बुक, ये सब्जेक्ट हमें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है और इसकी हेल्प से हमें क्या नॉलेज मिलने वाली है। सो नेम से ही क्लियर है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट मींस ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि आपको इंडियन इकोनॉमी के बारे में पता चल सके, आपको डिटेल में ये जानकारी मिल सके कि इंडिया की हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होने वाला है। क्या इंडिया अंडर डेवलपिंग कंट्री था, डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है। सो इंडिया के बारे में, उसकी इकोनॉमी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए ये सब्जेक्ट आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड है। सभी क्वेश्चंस आपको थ्योरी बेस्ड ही लर्न करने हैं। सो इसमें आपको हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की सिचुएशन कैसी थी और प्रेजेंट में इंडिया की सिचुएशन कैसी है। सो फर्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। सो इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसे थी, ये हमें जानकारी रखनी चाहिए। सो इस चैप्टर के थ्रू हमें यह पता चलेगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस इंडिया की सिचुएशन कैसी थी, इंडिया की इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही थी और इंडिया कौन सी पोजीशन में लाई करता था। सो इट मींस हमें क्या डिस्कस करना है इसमें? इंडियन इकोनॉमिक्स बिफोर 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली है। सो हमें 1947 के जस्ट बिफोर जो इंडिया की सिचुएशन थी, जो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स थी, वो सारी हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सो आई होप चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जानकारी रखनी है और ये चैप्टर हमें 1947 से पहले की जानकारी प्रोवाइड करेगा। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मींस जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, आजादी मिलने से पहले की जो भी सिचुएशन थी वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो सीरियल वाइज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको थ्योरेटिकली नोट्स भी मिल जाएं और आपको नॉलेज भी मिल जाए। सो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि आप हमारे इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट कर पाए। सो फर्स्ट हमारे पास आता है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल। अब आपको यह पता है कि 1947 से पहले जब इंडिया को फ्रीडम नहीं मिली थी, तब किसकी गवर्नमेंट का रूल चलता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर हमारे जो पीपल्स थे, जो इंडियन इंडिविजुअल्स थे, वो वर्क करते थे। सो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। सिंपल है, कॉलोनियल मींस कंट्रोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ओवर द पीपल्स ऑफ अदर कंट्रीज। जब एक पर्टिकुलर कंट्री पर किसी दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल्स का कंट्रोल आ जाता है उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। और इंडिया में यही रूल फॉलो किया जा रहा था। ये हमारे पास था इंडिया और ये हमारे पास है ब्रिटिश गवर्नमेंट। सो इंडिया के ऊपर कंट्रोल किसका था 1947 से पहले? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सो अगर एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। सो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करती थी अपने बेनिफिट के लिए, और इंडियन रिसोर्सेज को यूज करने के बाद इंडियन को ही एक्सप्लॉयट भी करती थी, अपने प्रोडक्ट्स इंडिया को सेल करती थी। सो इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपका यही है कि कॉलोनियल मीन्स क्या होता है। जब एक पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर किसी दूसरी कंट्री के इंडिविजुअल्स का कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉलोनियल। सो इसीलिए फर्स्ट हेडिंग हमारे पास आ जाती है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी अंडर द ब्रिटिश रूल।
ब्रिटिश रूल के अंडर जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। अब ये कैसे कर रहे थे एक्सप्लॉयटेशन, उसको हम इसी चैप्टर में डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के अंडर फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, बिफोर इंडिपेंडेंस द इंडियन इकोनॉमी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स। ये अभी हमने डिस्कस किया कि 1947 से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो किसके अंडर थी, ब्रिटिशर्स के अंडर। अब क्योंकि पूरा कंट्रोल ब्रिटिशर्स का था इसलिए उनका ही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना पड़ता था हर एक इंडियन इंडिविजुअल्स को। ब्रिटिशर्स यूजेस द इंडियन रिसोर्सेज फॉर देयर बेनिफिट एंड एक्सप्लॉइट ऑल द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन रिसोर्सेज को यूज करते थे अपने बेनिफिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से वो रॉ मटेरियल परचेज करते थे बहुत ही चीप प्राइजेस पे, और उन रिसोर्सेज को यूज करते हुए, उन रॉ मटेरियल्स को यूज करते हुए वो फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे और वही फिनिश गुड्स इंडिया में आके सेल कर देते थे। सो इस तरह से इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे और इंडियन इकोनॉमी को भी एक्सप्लॉइट करते थे। सो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल अप्लाई करके इंडिया के ऊपर राज करते थे और इंडिया को एक्सप्लॉइट भी करते थे, इंडियन इकोनॉमी को यूज करते थे अपने बेनिफिट के लिए। अब इसमें फर्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब आपको ये पता होगा 1947 से पहले अप्रॉक्सीमेटली 72% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड करती थी और ब्रिटिशर्स उसको भी एक्सप्लॉइट करते थे। एक्सप्लॉइट करने के वेरियस मेथड्स उनके पास थे, वो डिफरेंट रिसोर्सेज यूज करते थे इंडिया के, लेकिन जो मेन मेथड वो यूज करते थे इंडियन एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो था जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। अब जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या होता है इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आप अपनी एक्सप्लेनेशन को इंक्रीज कर पाओ। सो जमींदार सिस्टम में क्या होता था, 3 पर्सन्स इन्वॉल्व होते थे। फर्स्ट हमारे पास आती है ब्रिटिश गवर्नमेंट जिनका फुल फ्लेज कंट्रोल होता था। सेकंड हमारे पास आते थे जमींदार जो कि सॉइल के ओनर्स होते थे, जिनको ओनर्स घोषित कर दिया जाता था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जमीन का ओनर घोषित कर देती थी कि ये पर्सन अब इस जमीन का जो है वो ओनर कहलाएगा। अब वो ओनर इस जमीन को यूज करता था फार्मर को लैंड करने के लिए। क्या करता था, इस जमीन को वो एक फार्मर को प्रोवाइड कर देता था और वो फार्मर उस सॉइल के ऊपर अपनी खेती करता था। खेती करने के बाद जो उसको वेजेस मिलती थी वो उसमें ही अपना गुजारा करता था। सो ये प्रॉपर सिस्टम था जिसमें जमींदार जो थे वो मिडल मैन का रोल प्ले करते थे। अब इसमें होता क्या था, जो जमींदार के पास लैंड अवेलेबल होती थी उसके ऊपर फार्मर्स की हेल्प से खेती की जाती थी, जो भी प्रोडक्शन की जाती थी। फार्मर को खेती करने के बदले में, प्रोडक्शन करने के बदले में जो वेजेस पे कर दी जाती थी, और वो वेजेस कौन पे करता था, जमींदार। और ये वेजेस बहुत ही मिनिमम प्राइस होता था, इतना मिनिमम कि उनका गुजारा भी ना हो सके। सो जमींदार फार्मर्स को यूज करते थे अपने यहां पर खेती करवाने के लिए, वेजेस पे कर देते थे बदले में। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या मिलता था, उनका रेवेन्यू। जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो जमींदार से एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करती थी लैंड को यूज करने के लिए, जिसको हम क्या बोलते थे, लैंड रेवेन्यू या फिर टैक्सेस। सो जमींदार को टैक्सेस पे करने होते थे। सो ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें 3 पर्सन्स इन्वॉल्व थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी जो लैंड है वो लैंड कर देती थी जमींदार को, जिसको ओनर बना दिया जाता था। इस लैंड को यूज करते हुए फार्मर्स से प्रोडक्शन करवाई जाती थी। प्रोडक्शन के बदले में जमींदार उनको वेजेस तो पे कर देता था, लेकिन वो अमाउंट बहुत ही कम होती थी। जमींदार लैंड को यूज करने के बदले में लैंड रेवेन्यू पे करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। सो इस केस में जो बेनिफिट है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट्स को होता था, क्योंकि लैंड उनकी नहीं है, फिर भी उनको लैंड रेवेन्यू टैक्सेस देने पड़ते थे। और जो एक्चुअल पर्सन जो खेती कर रहा था, जो प्रोडक्शन कर रहा था, उसको बहुत ही कम अमाउंट मिलती थी, जिससे कि उसका गुजारा भी ना हो सके। सो ये मेन रीजन था जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहा था।
इसके साथ साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फार्मर्स को फोर्स भी करती थी कि ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग जो उनको प्रोडक्ट चाहिए उनकी ही प्रोडक्शन की जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स उगाए जाएं, ऐसी प्रोडक्शन की जाए जो ब्रिटिशर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर को एक्सप्लॉइट करने के बाद, एग्रीकल्चर सेक्टर को बर्बाद करने के बाद ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिशर गवर्नमेंट से पहले जब इंडिया के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं था, तब इंडिया के जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स थे वो वर्ल्ड फेमस थे। इंटरनेशनल मार्केट में उनकी ट्रेडिंग की जाती थी, उनको परचेज किया जाता था, और वो इसलिए किया जाता था क्योंकि हैंडमेड प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे और उनकी वैरायटी भी अच्छी थी। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद ब्रिटिशर्स ने उन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। सो यहाँ पर हमें कह रहे हैं बिफोर ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज वेल नोन फॉर देयर हैंडमेड प्रोडक्ट्स, दैट इज हैंडीक्राफ्ट्स। सो ब्रिटिशर गवर्नमेंट से पहले इंडिया जो है वो वर्ल्ड फेमस था हैंडमेड प्रोडक्ट्स के लिए, यानी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। बट आफ्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट दे डिस्ट्रॉयड इंडियन इंडस्ट्री बाय, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया के ऊपर कंट्रोल आया तो उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। कैसे डिस्ट्रॉय किया? चार्जिंग एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन प्रोडक्ट्स। जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स होते थे उनके ऊपर चार्जेस अप्लाई करने शुरू कर दिए। इट मींस अगर कोई इंडिया का इंडिविजुअल अपने हैंडमेड प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं किसी फॉरेन कंट्री को, तो उसके ऊपर वो टैक्सेस चार्ज कर देते थे, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट की कॉस्ट इतनी इंक्रीज हो जाती थी कि फॉरेन में उसको कोई परचेज ही नहीं करता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का है तो उसके ऊपर 50 रुपीज़ टैक्स लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से उसका प्राइस कितना हो जाता था? 70 रुपीज़, जो कि बहुत ही हाई था एज कंपेयर टू प्रीवियस वन। सो जिसकी वजह से मार्केट जो है वो डाउन होती गई और हैंडमेड प्रोडक्ट्स की मार्केट में कोई डिमांड नहीं रह गई। दूसरी तरफ अलाउइंग फ्री इंपोर्ट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स। ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ने क्या किया? जो भी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे उनको इंपोर्ट करने के लिए कोई चार्जेस नहीं लगाए। इट मींस अगर इंडिया के इंडिविजुअल फॉरेन से कोई प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं स्पेशली ब्रिटिश गवर्नमेंट से, तो उस केस में उनको चार्जेस अप्लाई नहीं करके दिए जाते थे। अगर प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं किया जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो ब्रिटिश प्रोडक्ट्स थे वो सस्ते हो चुके थे और जो इंडियन प्रोडक्ट्स थे वो महंगे हो चुके थे। अब इंडियन इंडिविजुअल्स क्या करेंगे? जो चीप प्रोडक्ट है, जो सस्ते हैं, उन्हीं को परचेज करेंगे। सो इसकी वजह से जो इंपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको यूज करना पड़ा इंडिविजुअल्स को भी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने क्या किया? जो भी इंडियन प्रोडक्ट्स हम सेल करते थे फॉरेन में, उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए ताकि फॉरेन में उनकी डिमांड खत्म हो जाए, और जो भी प्रोडक्ट हम फॉरेन से इंपोर्ट करते थे इंडिया में, उसके ऊपर टैक्सेस फ्री कर दिए, कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसको अभी हमने डिस्कस किया था कि जो भी एक्सपोर्ट करते थे इंडिया के प्रोडक्ट्स, उनके ऊपर टैक्सेस लगा देते थे, और जो भी हम इंपोर्ट करते थे उसको टैक्स फ्री कर देते थे, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट, इंडियन इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी थी। सेम वे में एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड भी खत्म हो चुका था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया था और इंपोर्ट के ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया था, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पा रही थी। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड वॉज एक्सप्लॉइटेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज। टैरिफ पॉलिसीज कौन सी होती हैं? टैक्स पॉलिसीज, वो पॉलिसीज जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स चार्ज करती हैं। सो इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो भी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। किसकी वजह से? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज की वजह से। जो डिफरेंट टैक्स पॉलिसीज अडॉप्ट की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसकी वजह से हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी खत्म हो चुका था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे? अगर हमने इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना था, सेल करना था, तो उसमें दो सिचुएशंस आ जाती है हमारे पास। फर्स्ट आता है रॉ मटेरियल और सेकंड हमारे पास आता है फिनिश गुड्स। अगर इंडिया कोई रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहता है तो उसको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया जाता था। इट मीन्स अगर इंडिया से कोई रॉ मटेरियल सेल करना चाहता है किसी फॉरेन कंट्री को,
तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से रॉ मटेरियल परचेज करके अपनी कंट्री में ले जाते थे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होता था। फिर उसी रॉ मटेरियल से वो फिनिश गुड्स बनाते थे और उन फिनिश गुड्स को इंडिया में सेल करते थे, जिसकी वजह से इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड डिक्रीज हो चुकी थी। दूसरी तरफ अगर इंडिया से कोई फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहता है, इन दैट केस उसके ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाते थे, ताकि अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल भी करना चाहते हो तो उसके ऊपर इतना टैक्स चार्ज कर दिया जाए कि फॉरेन में कोई भी उसको परचेज करने के लिए डिमांड ही ना करे। सो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में हमने डिस्कस किया। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब यहां पर क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज से ट्रेडिंग करना। इट मींस प्रोडक्ट की बाइंग एंड सेलिंग करना, जिसमें क्या इन्वॉल्व किया जाता है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इट मींस या तो इंडिया अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेगी, सेल करेगी फॉरेन कंट्रीज को, या फिर इंडिया फॉरेन के प्रोडक्ट्स इंडिया में इंपोर्ट करेगी यानी परचेज करेगी। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट किया। कैसे किया, सिंपल है। अगर इंडिया कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहता था, अगर कोई भी फिनिश गुड्स फॉरेन को सेल करना चाहता था, तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स इतना हाई अमाउंट चार्ज कर देते थे कि वो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता था, जिसकी वजह से कोई भी फॉरेन कंट्री उसको परचेज करना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ अगर इंडिया में कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो क्या करती थी, उस प्रोडक्ट के प्राइजेस के ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं करती थी, उसको ड्यूटी फ्री कर देती थी, ताकि उस प्रोडक्ट को इंडिया में चीप प्राइजेस पर सेल किया जाए। अगर इंडिया में फॉरेन प्रोडक्ट्स चीप प्राइजेस पर अवेलेबल हो जाएंगे तो कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी इंडिया का पर्सन अपने इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करेगा। सिंपल एग्जांपल है, अगर इंडिया में कोई प्रोडक्ट 20 रुपीज़ का है और वही सेम प्रोडक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट 10 रुपीज़ में सेल कर रही है, तो कोई भी इंडियन पर्सन उस 20 रुपीज़ के प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल ट्रेड को भी एक्सप्लॉइट कर दिया, और उसकी एग्जांपल सिंपल है। अगर हम फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट करना चाहते थे तो उसके ऊपर टैक्सेस लगा देते थे, जिसकी वजह से वो मार्केट में इतना एक्सपेंसिव हो जाता था कि उसको कोई भी परचेज नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ अगर इंडिया में कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रोडक्ट इंपोर्ट किया जाता था तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता था, बल्कि उसको टैक्स फ्री कर दिया जाता था, जिसकी वजह से ब्रिटिश प्रोडक्ट्स जो हैं वो चीप हो जाते थे, इतने सस्ते हो जाते थे कि इंडियन मार्केट में इंडियन इंडिविजुअल्स भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स को ही परचेज करती थी। दूसरी तरफ अगर इंडिया का रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल के साथ वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल को ड्यूटी फ्री करके वो अपनी कंट्री में ले जाते थे और उस कंट्री में जाकर इस रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट्स बनाते थे और इंडिया को ही सेल करते थे। सो इंडिया के जो रॉ मटेरियल है, जो इंडिया के रिसोर्सेज हैं, उनको यूज करते हुए जो फिनिश गुड्स बनते थे उसको ही इंडिया में सेल करते थे। सो इट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही चीप प्राइजेस पर इंडिया के रॉ मटेरियल्स अपनी कंट्री ले जाते थे और अपनी नीड्स और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते थे और इंडिया को एक्सप्लॉइट करते थे। सो ओवरऑल अगर कहें, इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल ट्रेड सभी बर्बाद कर दिए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश रूल्स ने। सो इन कंक्लूजन लास्ट में हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को एक्सप्लॉइट कर दिया था। 1947 के पहले की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो रूल्ड किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, यहाँ कॉलोनियल रूल अप्लाई किया गया था और सारा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने लाइक्स कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए।